दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है पैगाम इसके अंदर। अंदाज भी जुदा है सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये तरकश मंटो है, ये तरकश मंटो है, ये तरकश मंटो है, ये तरकश मंटो है। तुम मेरे पास होते हो गोया, तुम मेरे पास होते हो गोया, जब कोई दूसरा नहीं होता। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, वाह 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 वाह। एक और अर्ज है, आजुर्दा होठ तक न हिले उसके रूबरू, माना के आप सा कोई जादू बयां नहीं। वाह 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 वाह। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। तो आपका गुजर भी इस वादी से होता है? ये पूछिए शफीक तुसी साहब कि किस वादी से नहीं होता। वाह वाह मंटो साहब, ये हुई ना एंटी की पेंटी का पूत, धड़न तकता है। जहे नसीब मंटो साहब आप तशरीफ लाए। अमा गोपीनाथ साहब, आप बुलाएं और हम ना आए, ऐसा हो सकता है? तुसी शफीक तुसी अब जी जनाब तुसी साहब, तो आप भी यहाँ तशरीफ रखते हैं? जैसे नाचीज तो हवा का झोंका है हुजूर। आज यहाँ कल वहां, आप जैसे करम फरमाओं का करम है। बेशक। और मिजाज कैसे हैं जनाब? अब देख ही रहे हैं साहब, सदाबहार है। शगल वही पुराना दिल चुराना। यानी कोई तब्दीली नहीं? हाँ? ना साहब ना ना ना, तुसी बदल जाए ये मुमकिन नहीं। वाह 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 साहब मुकम्मल तो होने दीजिए। तुसी बदल जाए ये मुमकिन नहीं, हालात से तो कम ज़र्फ बदला करते हैं। वाह 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 वाह, क्या कंटिन्यूटली मिलाई है, धड़न तकता। और गोपीनाथ साहब, जीनत को कार पसंद आई कि नहीं? अरे मंटो साहब, हमारी जीनो तो इन सब चीजों से बेनियाज है। माशाअल्लाह। आपको देखकर एक शेर याद आ गया, इजाजत हो तो अर्ज करूं। शेर कुछ यूं है, कश्मीर की वादी में निकले हो जो बेपर्दा, बंदा खास आपकी तवज्जो का तालिब है। कश्मीर की वादी में निकले हो जो बेपर्दा, क्या आग लगाओगे बर्फीली चट्टानों में? वाह 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 वाह, क्या उम्दा शेर है तुसी साहब। इसी बात पे एक पान हो जाए? बेशक हुजूर बेशक। तो आइए चलते हैं पान खाने। हमें क्या जाना होगा? हाँ, जरा सी चहलकदमी हो जाएगी। आइए 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 ना। अरे शंटू साहब, आइए आइए। हमारे लिए भी एक मुद्दा है। अरे आप मुतमिन रहिए, आपके लिए भी आ जाएगा। आइए आइए आइए।
जीनत, आप इस शख्स के मुताल्लिक कुछ जानती हैं? लेकिन वो तो सैंडो भाई। मैं समझ गया था, वही इसे ला सकता। आप जानती हैं वो किस तरह का इंसान है? अगर बता दूं तो आपके पैर तले की जमीन खिसक जाएगी। वो तो खुद ही मुझसे मंटो भाई। भाई कहा है ना आपने मुझे, इसलिए उसकी हरकत नागवार थी। आप किस तरह से उससे नैन मटक्का कर रही थी और वो किस बेशर्मी से आपसे बातें कर रहा था और किस बेशर्मी से आप उससे बातें कर रही थी, एहसास है आपको? वो निहायत ही घटिया आदमी। मंटो साहब, आइए आप मेरे साथ आइए। मंटो साहब, मुझे इस औरत से बहुत मोहब्बत है। 2 बरस से ये मेरे साथ है। मैं हजरत गौसे पाक की कसम खाकर कहता हूँ कि कभी आज तक मुझे इससे कोई शिकायत नहीं। और इसकी बहनें यानी इसके पेशे की औरतें मुझे लूट लूट कर खाती रही। मैं हफ्तों उनके पास रहा हूँ, इसको कभी कोई शिकायत नहीं। ये अपना जेवर बेचकर गुजारा करती है। ये तो वाकई इनकी शराफत है। बेशक मंटो साहब, मैं पहले जैसा कह चुका हूं कि मैं बहुत जल्द इस दुनिया से किनारा कश हो जाऊंगा, क्योंकि मेरी दौलत बहुत जल्द खत्म हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि ये अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। गोपीनाथ साहब, आपका इरादा तो वाकई नेक है। जी मंटो साहब, मैंने इसको लाहौर में बहुत समझाया था कि दूसरी तवाइफों की तरफ देखो, जो वो करती हैं सीखो, अपने पैरों पर खड़ी हो जाओ। मेरी दौलत खत्म होने वाली है, एक दौलतमंद से गुजारा नहीं होता, और भी कोई दौलतमंद ढूंढ लें तो मुझे सुकून हो जाएगा। सही फरमाया आपने। लेकिन मंटो साहब, इसने मेरी एक नहीं सुनी, तमाम दिन शरीफ जादियों की तरह घर में बैठी रहती है। मैं गफ्फार साईं के मशवरे से इसको यहाँ बंबई ले आया। बंबई क्यों? भाई, गफ्फार साईं के पहचान की 2 तवाइफें यहाँ एक्ट्रेस हो गई हैं। अब मुझे लाए हुए इसको 2 महीने हो गए हैं। सरदार को लाहौर से बुलवाया है कि इसको कुछ गुर सिखा। यानी सरदार बेगम को लाहौर से खास इस काम के लिए बुलाया गया? हाँ, गफ्फार साईं से भी बहुत कुछ सीख सकती है, मगर ये कहती है कि बाबू आपकी बेइज्जती होगी। भला मुझे यहाँ कौन जानता है। मैं कहता हूँ कि बंबई बहुत बड़ा शहर है, बहुत रईस ज़ादे हैं, किसी भी एक को पसंद कर ले, खुश रहे। बहुत मुनासिब मशवरा है। मंटो साहब, खुदा की कसम मैं चाहता हूं कि अपने पैरों पर खड़ी हो जाए। मैं 10,000 रुपए फौरन इसके बैंक में जमा कर दूं, लेकिन मैं जानता हूं कि सरदार बेगम एक एक पाई निकाल लेगी और ये बाहर होगी। हाँ, वो इस हद तक शातिर तो लगती हैं। आप ही इसे समझाइए कि कुछ चालाक बनने की कोशिश करे। जब से मैंने इसे मोटर खरीदी है, सरदार बेगम और ये शाम के वक्त सेंटर पार्क जाती हैं, लेकिन अभी कुछ
कामयाबी नहीं मिली है। हाँ, सैंडो आज मुश्किल से मोहम्मद शफीक तुसी को लाया था। क्या राय है उसके बारे में आपकी? बाबू गोपीनाथ साहब, अगर मैंने शफीक तुसी के बारे में अपनी राय जाहिर कर दी तो भाई, देखने में तो ठीक लगता है, पैसे वाला मालूम होता है, वैसे भी खूबसूरत है। क्यों जीनो, तुम्हें पसंद है वो? मैंने जब शफीक को जीनत के साथ हंस हंस कर बातें करते देखा तो मुझे हैरत ना हुई। तो फिर? यकीनन मैंने नोट किया हामिद साहब कि शफीक तुसी और जीनत की निगाहें आपस में टकरा कर कुछ कह रही थी। जीनत उस फन में बिल्कुल कोरी थी। जाहिर सी बात है, शफीक तुसी इस मैदान का पुराना खिलाड़ी ठहरा। हर आदमी जो शफीक तुसी को जानता है वो ये जरूर जानता है, 40 बरस की उम्र तक सैकड़ों तवाइफों ने उसे अपने यहाँ रखा। क्या बात कर रहे हैं आप? जी जनाब, ना सिर्फ रखा बल्कि उसे अच्छे से अच्छा खाना खिलाया, उम्दा से उम्दा कपड़े दिए, बेहतरीन मोटर कार खरीद कर दी। मगर उसने अपनी जेब से किसी तवायफ पर एक दमड़ी न खर्च की। ऐसी क्या खूबी है इस शख्स में? औरतों के लिए जो खास तौर पे पेशेवर हैं, उसकी जालसाज तबीयत बड़ी जाज़िबे नजर है। वो बगैर कोशिश किए उनको अपनी तरफ खींच लेता। ओ, तो जनाब इन खूबियों के मालिक हैं। जी हामिद साहब, शफीक तुसी बड़े शातिर शिकारी। हामिद साहब, जीनत से मुझे इसलिए भी हमदर्दी है कि वो मुझे भाई कहती है। वो एक मिलनसार, कमगो, सादा लौह, साफ सुथरी तबीयत की औरत है। शफीक तुसी तकरीबन 1.5 महीने तक जीनत के पास आता रहा। उसने जीनत के साथ कई रातें बसर की, लेकिन वो ऐसा आदमी नहीं था जो किसी औरत का सहारा बन सके। मंटो साहब, शफीक तुसी तो खाली खुली जेंटलमैन निकला, हमारी जीनत को धोखा दे गया। 4 चादरें, 6 गिलाफ तकिए के और 200 रुपए नकद हत्या कर ले गया। अच्छा? हाँ, सुना है कोई अलमास नाम की लड़की से इश्क लड़ा। ये दुरुस्त था। अलमास सबसे छोटी लड़की थी नजीरमान पटियाले वाले की। अच्छा। इससे पहले अलमास की 3 बहनें शफीक की दाश्ता रह चुकी हैं। 200 रुपए जो शफीक ने जीनत से लिए थे, मुझे मालूम है अलमास पर खर्च हुए थे। बाद में अलमास ने अपनी बहनों से लड़ झगड़ कर जहर खा लिया था। उफ। शफीक तुसी ने जब आना जाना बंद किया तो जीनत ने मुझे कई बार टेलीफोन किया। तो फिर आपने क्या किया? मैंने शफीक को तलाश किया। किसी को पता नहीं था कि वो कहां रहता है। एक रोज इत्तेफाक से रेडियो स्टेशन के बाहर मुलाकात हो गई। वो सख्त परेशानी के आलम में था। अम्मा, शफीक मियां कहां हो? जीनत तुम्हें बुलाती हैं। देखिए, ये पैगाम मुझे और जरिए से भी मिल चुका है। फिर? आजकल मुझे बिल्कुल फुर्सत है। तो आप उससे नहीं मिलेंगे? मंटो, जीनत बहुत अच्छी औरत है, लेकिन अफसोस वो बहुत शरीफ औरत है। और ऐसी औरतें जो बीवियों जैसी लगे, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। मैं चलूं? शफीक से जब मायूसी हुई तो जीनत ने सरदार बेगम के साथ अपोलो बंदर जाना शुरू कर दिया। 15 दिन में बड़ी मुश्किल से कई गैलन पेट्रोल फूंकने के बाद सरदार ने 2 आदमी फांसे। उनसे तकरीबन जीनत को 400 रुपए मिले। उधर बाबू गोपीनाथ ने समझा कि हालात उम्मीद अफजा।
उन दो में से एक ने, जो रेशमी कपड़ों की मिल का मालिक था, उसने जीनत से कहा कि वो उससे शादी करेगा। बहुत खूब। 1 महीना गुजर गया, लेकिन वो आदमी जीनत के पास न आया। एक रोज मैं किसी सड़क से गुजर रहा था कि क्यों भाई, तुम्हारे पास ये मोटर कहां से आई? तुम जानते हो उस मोटर वाली को? हाँ जानता हूं। तो समझ जाओ कि ये मोटर हमारे पास कहां से आई। अच्छी लड़की है। ये बताइए, यासीन मियां की जीनत से कैसे मुलाकात हुई? भाई मंटो साहब, एक शाम एक आदमी को लेकर सरदार बेगम और जीनत नगीना होटल गई थी। वहां उस आदमी से तो कुछ झगड़ा हो गया, वो चला गया। मगर इस बीच होटल मालिक से उसकी दोस्ती हो गई। यानी आप इनकी दोस्ती से मुतमईन हैं? हाँ, मैं तो बिल्कुल बहुत मुतमईन हूँ, क्योंकि मैंने देखा है कि 10-15 दिन की इस दोस्ती में यासीन मियां ने मेरी जीनत को बहुत उम्दा साड़ियाँ दिलवाई हैं। और मैं चाहता हूँ कि इनकी दोस्ती और मजबूत हो जाए तो मैं सुकून के साथ अपना लाहौर लौट जाऊं। मगर ऐसा हो ना सका। उन्हीं दिनों एक क्रिश्चियन औरत ने नगीना होटल में एक कमरा किराए पर लिया। उसकी जवान बेटी मारियल से यासीन की आंखें लड़ गईं। क्या मतलब? हाँ जनाब। फिर जीनत? बेचारी जीनत होटल में बैठी रहती और यासीन सुबह शाम उस लड़की को जीनत की मोटर में घुमाता रहता। तो क्या इस बात की खबर बाबू गोपीनाथ को नहीं थी? बाबू गोपीनाथ को इस बात का इल्म होने पर बहुत दुख हुआ। उसने मुझसे कहा, क्या बताऊं मंटो साहब, अजीब लोग हैं, दिल बड़ा उचाट हो गया। और अपनी जीनत सब कुछ मालूम है, उसके बावजूद भी ये नहीं कह सकती कि मियाँ किसी क्रिश्चियन लड़की से इश्क लड़ा रहे हो तो अपनी मोटर कार का बंदोबस्त करो, मेरी कार क्यों इस्तेमाल करते हो? होना तो यही चाहिए। मियाँ बड़ी शरीफ और नेक बख्त औरत है, लेकिन अब उसको चालाक तो होना चाहिए, होना पड़ेगा। यासीन से कतई ताल्लुक होने पर जीनत ने कोई सदमा महसूस न किया। फिर बहुत दिनों तक कोई खबर नहीं आई। एक दिन मैंने टेलीफोन किया, पता चला बाबू गोपीनाथ लाहौर चला गया है, गुलाम अली और गफ्फार साईं के साथ रुपयों का बंदोबस्त करने, क्योंकि 50,000 रुपए खत्म हो चुके थे। जाते वक्त उसने जीनत से कहा था कि उसे लाहौर में कुछ ज्यादा वक्त लगेगा, क्योंकि उसे चंद मकान फरोख्त करने पड़ेंगे। तब तो जो लोग बाबू गोपीनाथ के रहमो करम पर थे यतीम हो गए होंगे। यूं ही समझें, अब सरदार को मार्फिया के इंजेक्शन की जरूरत थी और सैंडो को होलसन बटर की। तो दोनों ने मुत्तहदा कोशिश की। वो हर रोज 2-3 आदमी फंसा लाता। 100-125 रुपए रोज हो जाते, जिनमें से आधे जीनत को मिलते और आधे सरदार और सैंडो दबा जाते। बहुत खूब। और जीनत से कहा गया था कि बाबू गोपीनाथ वापस नहीं आएगा, उसे अपनी फिक्र खुद करनी चाहिए। और एक दिन मैंने जीनत से कहा, ये तुम क्या कर रही हो? भाईजान, मुझे कुछ मालूम नहीं। ये लोग जो भी कहते हैं बस मान लेती हूँ। मेरा जी चाह रहा था कि देर तक पास बैठकर उसे समझाता कि वो जो कुछ कर रही है ठीक नहीं है। सैंडो और सरदार अपना उल्लू सीधा करने के लिए उसे बेच डालेंगे, मगर मैंने
कुछ ना कहा। जीनत उकता देने वाली एक बेसमझ, बेउमंग, बेजान औरत थी। उस कमबख्त को अपनी जिंदगी की कद्र कीमत ही नहीं मालूम थी। जिस्म बेचती, मगर उसमें बेचने वालों का कोई अंदाज ही नहीं होता। मुझे बहुत कोफ्त भी होती थी उसे देखकर। ऐसा क्यों मंटो साहब? क्योंकि सिगरेट से, शराब से, घर से, टेलीफोन से, खाने से, हत्ता कि उस सोफे से भी जिसपे वो अक्सर लेटी रहती थी, उसे कोई दिलचस्पी ही नहीं थी। कमाल की बेनियाज औरत है ये जीनत। बाबू गोपीनाथ का क्या हुआ? बाबू गोपीनाथ 1 महीने के बाद लौटा। जब वो माहिम गया तो फ्लैट में कोई नहीं था। अरे मंटो भाई, कैसे हैं? आधा वर्ष। भाई वो कहाँ है हमारी जीनत? वहां तो कोई भी नहीं। आपको नहीं पता? दरअसल आपकी गैर मौजूदगी में सैंडो और सरदार के मशवरे से आपकी जीनत ने बांद्रा के बंगले का बालाई हिस्सा किराए पर ले लिया था। और मुझे किसी ने खबर तक नहीं की। भाई कैसी है जीनत? अच्छा ये बताइए, आपके मकान बिक गए? बामुश्किल तमाम 10,000 रुपए ला पाया हूं उनको बेच करके। गुलाम अली और गफ्फार साईं को वहीं लाहौर में छोड़ाया। भाई आप आइए, बांद्रा चलिए मेरे साथ। अरे सेंडो तुम? धड़न तकता है। क्या बात है गोपीनाथ साहब, बड़े खुश नजर आ रहे हैं। कोई अच्छी खबर? बेपनाह खुशी की बात है। मेरी जीनत का रिश्ता हैदराबाद के एक ऊंचे घराने में हो रहा है। मेरा एक ये ख्वाब था जो पूरा होने जा रहा है। जितने भी पैसे लेकर के आया हूं सब उसके दहेज में खर्च कर दूंगा। दरअसल मेरे दिमाग में उस वक्त कोई ख्याल नहीं था। मैं ये सोच रहा था कि हैदराबाद सिंध का दौलतमंद जमींदार है कौन? कहीं ये सैंडो और सरदार बेगम की जालसाजी तो नहीं? बाद में इस बात की तस्दीक हो गई कि वो हकीकतन हैदराबाद का एक दौलतमंद जमींदार है। हैदराबाद के म्यूजिक टीचर की मार्फत जीनत से उसका तारुफ हुआ। ये म्यूजिक टीचर जीनत को गाना सिखाने की बेसूद कोशिश कर रहा था। एक दिन वो अपने मुरब्बी गुलाम हुसैन को अपने साथ लेकर आया तो जीनत ने खूब खातिर की और गुलाम हुसैन की फरमाइश पर जीनत ने गालिब की ये गजल गमे दिल उसको सुनाए न बने गाकर पेश की। गुलाम हुसैन उस पर जान से फरेफ्ता हो गया। इस बात का जिक्र म्यूजिक टीचर ने जीनत से किया। फिर सरदार और सैंडो ने मिलकर मामला पक्का किया। ओह, तो ये माजरा है। जी, बाबू गोपीनाथ बहुत खुश था। एक दफा वो सैंडो के दोस्त की हैसियत से जीनत के यहाँ गया और गुलाम हुसैन से उसकी मुलाकात हुई। गुलाम हुसैन से मिलकर बाबू गोपीनाथ की खुशी दूनी हो गई। बाबू गोपीनाथ ने बड़े खुलूस के साथ जीनत की शादी का इंतजाम किया। 2,000 रुपए नकद दिए। जनाब अहमद वार साहब की दुख्तर जीनत वार से कलीम बादशाह बिन रशीद बादशाह बाअवज़ 2,000 रुपये महर सिक्का राजुल वक्त आपके निकाह में दी जाती है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। क्या आपको ये निकाह कबूल है? कबूल है। आमीन। मुबारक हो। मुबारक हो, मुबारक हो। मंटो साहब, हो गया एंटी का पेंटी का पू धड़न तकता। वाह 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 वाह।
आइए मंटू साहब, देखिए जीन और दुल्हन के लिबास में कैसी लगती है। आदाब अर्ज भाईजान। आदाब। ये कैसा मस्खरापन है? आप मजाक करते हैं भाईजान? मंटू साहब, मैं तो आपको बड़ा समझदार और लायक इंसान समझता था। ज़ेनू का मजाक उड़ाने से पहले आपको सोचना तो चाहिए था। खुदा तुम्हें खुश रखे। दिलकश है इसके जलवे और दिल नशी है मंजर, ये वक्त का आईना है, पैगाम इसके अंदर, अंदाज भी जुदा है, सबसे अलग है तेवर, हर तीर इसका सीधा लगता है निशाने पर। ये घर का शेर